नमस्कार विद्यार्थियों। पॉलिट विद महेश जो क्लासेस अपनी चल रही जिसमें अपन आयोग देख रहे थे, संवैधानिक जो भी आयोग हैं, तो उसमें आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पुनः एक नया आयोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा जो आयोग है वह है केंद्रीय वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो वित्त आयोग पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पॉलिटी में भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसमें हम पढ़ते हैं केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। उसमें विधायी संबंध होते हैं, कार्यपालिका संबंध होते हैं और वित्तीय संबंध होते हैं। तो वित्तीय संबंधों का उल्लेख भाग 12 में है, उसी में वित्त आयोग का उल्लेख पाया जाता है अनुच्छेद 280 के अंदर। तो वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो करों का जो बंटवारा होता है, करों का बंटवारा करना इसका मुख्य काम होता है। तो आज हम देखते हैं कि वित्त आयोग को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग में सबसे पहले अपन देखते हैं भाई है क्या। वित्त आयोग हमारे यहाँ एक संवैधानिक आयोग है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि संविधान में इसका उल्लेख मिलता है। पॉलिटी में कुछ शब्द हैं, जैसे एक होता है संवैधानिक। संवैधानिक का मतलब है जिसका जिक्र संविधान में किया गया है। तो बहुत सारे आयोग हैं जो संवैधानिक आयोग हैं, जैसे एनसीएससी है, एनसीएसटी है, अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसी तरह से अपना जैसे ये वित्त आयोग है। ठीक है, इन सब का उल्लेख क्या है, संविधान में है, इसलिए इनको बोलते हैं अपन संवैधानिक आयोग। कुछ आयोग होते हैं वो संविधान में नहीं होते, लेकिन या तो संसद के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा विधि कानून बना करके उनका गठन किया जाता है, इसलिए उनको बोलते हैं वैधानिक या विधिक आयोग। ठीक है, और कुछ होते हैं जिनका न तो संविधान में जिक्र होता है और न ही सरकार के द्वारा विधि बनाकर, संसद या विधानमंडल के द्वारा विधि बनाकर उनका गठन नहीं किया जाता, बल्कि मंत्रिमंडल के कार्यकारी आदेश के द्वारा उनका गठन हो जाता है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं अपन कार्यकारी निकाय। उदाहरण के तौर पर इसका तो अपन ने उदाहरण देखा, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी, इसका उदाहरण अपन कह सकते हैं जैसे मानवाधिकार आयोग है, क्योंकि उसका संविधान में जिक्र नहीं है बल्कि संसद ने विधि बनाकर उसका गठन किया था। तो मानवाधिकार आयोग कैसा है, वैधानिक आयोग है। इसी प्रकार से कार्यकारी, तो सरकार के कार्यकारी आदेश के द्वारा जिसका गठन हो उसको बोलते हैं कार्यकारी। तो कार्यकारी में हम कह सकते हैं कि पहले जैसे योजना आयोग था, योजना आयोग, और अब उसकी जगह जैसे बना दिया गया है नीति आयोग। तो ये दोनों ही क्या है, कार्यकारी आदेश के द्वारा गठित आयोग। तो हमारा जो अपन पढ़ रहे हैं वित्त आयोग, तो वित्त आयोग कैसा है, वित्त आयोग एक संवैधानिक आयोग। ठीक है, इसका जिक्र कहां मिलता है, मैंने आपको बताया कि केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया संविधान के भाग 12 में। तो संविधान के भाग 12 और उसमें अनुच्छेद है 280। तो वित्त आयोग का उल्लेख कहां मिलता है, संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 280। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में पाया जाता है। तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। और वित्त आयोग के गठन की अगर बात करें तो प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात इसका गठन किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं वित्त आयोग की संरचना। दो नंबर पे संरचना। संरचना की बात हम करें तो वित्त आयोग एक बहुसदस्यीय आयोग है।
बहुसदस्यीय क्यों है? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा सदस्य हैं। तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, 5 में से एक होता है अध्यक्ष, और बाकी जो 4 होंगे वो होते हैं सदस्य। ठीक है, तो ये कैसा है? 5 सदस्य आयोग है, वित्त आयोग। अब हम इनकी योग्यताओं की बात कर लेते हैं। योग्यताओं की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष के लिए अलग योग्यता है, और बाकी जो 4 मेंबर हैं उनके लिए भी अलग अलग योग्यता है। तो अध्यक्ष के लिए वैसे स्पष्ट रूप से तो कहीं भी कहा नहीं गया है कि क्या योग्यता होगी, लेकिन अध्यक्ष के बारे में यह है कि यानी उसे सार्वजनिक मामलों का ज्ञान होना चाहिए। और व्यवहारिक रूप से अगर हम देखें तो सामान्यतः जो रिटायर्ड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं उनको इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो अध्यक्ष के बारे में क्या है कि जिसे सार्वजनिक मामलों का ज्ञान हो। और मैंने बताया कि सामान्यतः जो सेवानिवृत्त प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं आईएएस, उनको इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके अलावा इसमें 4 सदस्य होते हैं, और वो 4 सदस्यों की अलग अलग योग्यता है, जिसमें एक तो होता है कि यानी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त। ठीक है, उच्च न्यायालय का, हाँ, यानी एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिससे जो या तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, या तो उच्च न्यायालय का क्या हो, न्यायाधीश हो, या उसकी योग्यता रखने वाला व्यक्ति हो। ठीक है, इसीलिए चूंकि वित्त आयोग में एक सदस्य न्यायिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए वित्त आयोग को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, अर्ध न्यायिक निकाय है, यानी क्वासी जुडिशियल है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा जो सदस्य होगा जिसे भारत सरकार के वित्त और लेखाओं का ज्ञान हो। तो दूसरा सदस्य कौन होगा? जिसे भारत सरकार की किसका ज्ञान हो? वित्त एवं लेखा, इनका ज्ञान हो। तीसरा जो व्यक्ति होगा वो होगा कि जिसे क्या हो, वित्त एवं प्रशासन का ज्ञान। ठीक है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का ज्ञान हो, वो व्यक्ति इसमें सदस्य हो सकता है। और चौथा जो सदस्य होगा हाँ, चौथा होगा जिसको अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो, या प्रख्यात प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो हो। ये चौथा व्यक्ति कौन होगा? अर्थशास्त्र से जुड़ा हो, जिसे अर्थशास्त्र का ज्ञान हो, या जो अर्थशास्त्री हो। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुसदस्यीय आयोग है। 5 इसमें सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, और 4 इसमें सदस्य होते हैं। अध्यक्ष होता है वो कौन हो सकता है? जिसको सार्वजनिक मामलों का ज्ञान हो। इसी प्रकार से जो 4 सदस्य हैं उनकी अलग अलग योग्यता है। जैसे मैंने बताया कि एक हो सकता है जिसको उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, या उसकी योग्यता रखने वाला व्यक्ति हो। और क्योंकि इसमें एक न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति या स्वयं न्यायाधीश होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं अपन? अर्ध न्यायिक आयोग भी कहते हैं। दूसरा व्यक्ति जिसको भारत सरकार के वित्त और लेखाओं का ज्ञान हो। तीसरा व्यक्ति जिसे वित्त और प्रशासन यानी फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का ज्ञान हो। और चौथा व्यक्ति है जिसको अर्थशास्त्र का ज्ञान हो, यानी प्रख्यात जो अर्थशास्त्री हो, वो इसमें सदस्य हो सकता है। अब हम देखेंगे यानी अपन ने देखा कि वित्त आयोग है क्या, फिर इसकी संरचना देखी, योग्यता देखी। अब है इसकी नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति की अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 280 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन इसमें एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रपति ये नियुक्ति कब करेगा? मंत्री परिषद की सिफारिश के
बाद में करता है। यानी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी वित्त आयोग का अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त नहीं कर सकता। मंत्रिपरिषद की सिफारिश के बाद ही राष्ट्रपति क्या करता है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा कब, मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनका कार्यकाल कितना होता है। नेक्स्ट है कार्यकाल। कार्यकाल की बात करें तो वित्त आयोग चूंकि 5 साल के लिए गठित होता है, इसलिए वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल भी कितना होता है, 5 साल होता है। अब सवाल उठता है 5 साल इनका कार्यकाल होता है, लेकिन क्या 5 साल का एक कार्यकाल पूरा करने के बाद में इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है या नहीं? तो हाँ, इनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। पुनर्नियुक्ति पर कोई भी रोक नहीं है। ऐसे बहुत सारे संवैधानिक आयोग होते हैं जिनमें पुनर्नियुक्ति पर रोक होती है, लेकिन वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति हो सकती है। इस पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है। तो इसमें यह भी ध्यान रखना है कि इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। पुनर्नियुक्ति हो सकती है। अब हम देखते हैं योग्यता नियुक्ति कार्यकाल हो गया। अब ये त्याग पत्र किसको देंगे? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र किसको दे सकते हैं? राष्ट्रपति को दे सकते हैं। इसमें इतना ही ध्यान रखना है, बाकी और कोई विशेष ध्यान रखने की बात इसमें है नहीं। अब ये तो त्याग पत्र की बात होगी। अगर इनको हटाना हो तो किस प्रकार से हटाया जाएगा? हटाने की प्रक्रिया क्या है? हटाने की प्रक्रिया यही है, इसमें यह कहा गया है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उसी प्रकार से हटाया जाएगा जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी किस प्रकार से हटाया जाएगा? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समय। इस विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का नहीं। तो जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार से जो वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जा सकता है। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया होती है। जनरली उसको महाभियोग बोलते हैं, लेकिन वैसे उनका रिमूवल होता है, क्योंकि महाभियोग जो वर्ड है वो केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए यूज होता है। अब हम देख लेते हैं कि जो वित्त आयोग है उसके कार्य क्या क्या है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, कार्य। तो वित्त आयोग के 4 कार्य होते हैं। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि प्रत्येक 5 साल के बाद राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन होता है। क्यों होता है? कि केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाए। तो एक तो मुख्य काम तो इसका यही है। इसके अलावा 3 अन्य काम भी होते हैं। तो पहला कार्य इसका क्या है? पहला कि केंद्र और राज्यों के बीच क्या करना? करों का बंटवारा। ये इसका मुख्य काम होता है। ठीक है, यानी करों का हमारे यहाँ वर्गीकरण किया गया है भाग 12 के अंदर, क्योंकि भाग 12 केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को दर्शाता है। उसमें कई प्रकार के कर होते हैं। उसमें एक प्रकार के कर ये हैं कि जिनको केंद्र सरकार लगाता है, लेकिन वो केंद्र और राज्यों के बीच क्या हो जाते हैं? विभाजित हो जाते हैं। तो केंद्र और राज्यों के बीच ये करों का जो विभाजन है, बंटवारा है, वो इस वित्त आयोग के द्वारा ही किया जाता है, यानी सिफारिश इसके द्वारा की जाती है। तो पहला काम हो गया केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करना। दूसरा इसका जो मुख्य कार्य है वह है कि भारत की जो संचित निधि है उससे राज्यों को, कुछ राज्यों को क्या दिए जाते हैं? अनुदान दिए जाते हैं। तो संचित निधि से राज्यों को जो अनुदान दिए जाते हैं, इसकी सिफारिश इस वित्त आयोग के द्वारा ही की जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि केंद्र की, ध्यान रखना, केंद्र की जो संचित निधि है उससे क्या करना? राज्यों को अनुदान की ये सिफारिश करता है। तीसरा इसका जो मुख्य काम है
वह है कि भाई जो राज्यों के लिए अलग से राज्य वित्त आयोग होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो है केंद्रीय वित्त आयोग। राज्यों के लिए भी वित्त आयोग होता है, क्योंकि पंचायती राज जो अधिनियम आया, जब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया 1993 के अंदर, तो उस समय राज्यों के लिए भी राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया था। और उसमें विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि वो राज्य वित्त आयोग होता है, वह भी क्या होता है, संवैधानिक आयोग होता है। ठीक है, क्योंकि संविधान में संशोधन करके हमने इसका प्रावधान किया है। तो राज्य वित्त आयोग भी संवैधानिक है और केंद्रीय वित्त आयोग भी संवैधानिक है। तो चौथा इसका काम है कि जो राज्य वित्त आयोग के द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए जो अनुदान की सिफारिश की जाती है, ठीक है, तो उस सिफारिश का क्रियान्वयन हो, इसके लिए अगर किसी राज्य के पास में फंड नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसके लिए फिर ये केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा उसकी सिफारिश की जाती है। ठीक है, यानी यूं कह सकते हो कि राज्य की संचित निधि में वृद्धि की सिफारिश, वृद्धि किस प्रकार से, इसके उपाय हो जाता है। क्यों? ताकि जो राज्य वित्त आयोग ने पंचायतों नगर पालिकाओं के लिए जो सिफारिश की है उसकी पूर्ति की जा सके। इसी प्रकार से चौथा इसका जो काम है, इनके अलावा ऐसा कोई भी कार्य जो राष्ट्रपति के द्वारा इसको दिया जाए वो काम ये करेगा। यानी चौथा क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी प्रदत्त विषय पर यह क्या करेगा, अपनी सिफारिश दे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्या है वित्त आयोग, इसकी संरचना क्या है, सदस्य कौन कौन होते हैं, सदस्यों की योग्यताएं क्या होती हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है, त्यागपत्र किसको देते हैं, किस प्रकार से इनको हटाया जाता है, और लास्ट में हमने देखे कि वित्त आयोग के कार्य क्या क्या है। अब हम देखते हैं कार्यों के पश्चात हम कह सकते हैं कि वित्त आयोग की प्रकृति कैसी है। ठीक है, तो प्रकृति यही है कि ये एक तरह से क्या है, सलाहकारी है, निकाय या आयोग है। ये प्रकृति हम देख रहे हैं, इसकी कार्य की प्रकृति मतलब ये जो सिफारिश करता है वो कैसा है, काम कैसे करता है, ये नहीं सलाह देता है। तो इसकी प्रकृति कैसी, सलाहकारी है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, केंद्र सरकार को सलाह दी जाती है। ठीक है, जो 4 कार्य अपन ने देखे उन पर क्या किया जाता है, इसके द्वारा सलाह दी जाती है। इसमें ये बात ध्यान देने योग्य है विशेष रूप से कि इसकी प्रकृति सलाहकारी है और इसके द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए केंद्र सरकार बाध्य नहीं है। ये केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वित्त आयोग के द्वारा दी गई सलाह को वो माने या न माने। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि इसके द्वारा दी गई सलाह केंद्र सरकार पर क्या है, बाध्यकारी नहीं है, यानी बाध्यकारी नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं अब तक कितने वित्त आयोग का गठन हो चुका है। तो अब तक अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ है। तो जो पहला जो वित्त आयोग था, सबका तो ध्यान नहीं रखना होता प्रतियोगी परीक्षाओं में, जो प्रथम जो वित्त आयोग बना था उसका आपको ध्यान रखना है कि पहला वित्त आयोग कब बना था, 1951 में पहला वित्त आयोग का गठन हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन हुआ। दूसरा तीसरा ध्यान नहीं रखना, अभी अपने को ध्यान रखना है वह है 15वां जो वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे NK सिंह। ठीक है, और इसकी जो सिफारिशें थी 2020-21 से 2025-26 तक इसकी सिफारिशें थी। ठीक है, और इसमें 15वें जो वित्त आयोग है उसमें ये भी आप ध्यान रख सकते हो कि 15वें वित्त आयोग ने कहा था कि जैसे मान लो कुल 100 रुपए करों के रूप में इकट्ठे हुए, तो इन 100 में से कितना राज्यों को दिया जाएगा। तो जो 15वां वित्त आयोग था उसने कहा कि 100 में से 41% आप इसको कह सकते हो, यानी 41% करों का हस्तांतरण किसको किया जाए, राज्यों को किया जाना चाहिए। हाँ, इससे पहले जो वित्त आयोग था 14वां, उसने ये सिफारिश की थी कि राज्यों को 42% हिस्सा दिया जाना चाहिए था, लेकिन 15वें ने 1% कम कर दिया। कम क्यों किया, क्योंकि एक राज्य हमारे यहाँ क्या हुआ था,
समाप्त कर दिया गया था, उसकी जगह केंद्र शासित राज्य बना दिया गया था, वो था जम्मू और कश्मीर। इसलिए यहाँ पर 1% की फिर कमी हो गई थी। और अभी जो 16वां जो वित्त आयोग बना है, 16वां, उसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो कि जब वित्त आयोग का गठन होता है, तो लेटेस्ट जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष के बारे में काफी बार कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। तो अभी 16वां वित्त आयोग अभी गठित हुआ 2023 में। कब गठित हुआ ये? 2023 में। और इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। और खास बात यह है कि इसकी सिफारिशें कब से कब तक लागू होंगी? तो 2025 में ये अपनी रिपोर्ट दे देंगे। रिपोर्ट कब देंगे? 2025 में। और लागू कब होंगी इसकी रिपोर्ट की सिफारिशें? वो होंगी 2026 से 2031, यानी 5 साल तक इसकी सिफारिश लागू होती है। तो 2026 से 31 तक इसकी लागू रहेंगी। ये पूछा जाता है कई बार। गठन कब हुआ? 2023 में 16वें का। अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं। रिपोर्ट ये देगा 2025 में। और इसकी जो सिफारिश लागू होंगी 2026 से 2031 तक इसकी सिफारिशें लागू होंगी। साथ ही 16वें जो वित्त आयोग है उसमें अपने को कुछ और बातों का ध्यान रखना है। आजकल चूंकि प्रतियोगी परीक्षाएं काफी कठिन हो गई है, मतलब बहुत डीप क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि अध्यक्ष तो कौन है? अरविंद पनगड़िया। लेकिन इसके साथ साथ कई बार सदस्यों के बारे में भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो सदस्य इसमें 4 हैं और चारों का आपको नाम ध्यान होना चाहिए। तो जो पहले अध्यक्ष हैं वह है अजय नारायण झा। अजय नारायण झा, ठीक है। दूसरे जो सदस्य हैं, अध्यक्ष नहीं सदस्य, पहले अध्यक्ष अजय नारायण झा हैं। एक है एनी जॉर्ज मैथ्यू। जॉर्ज मैथ्यू है। एक है मनोज पांडा। और चौथे जो अध्यक्ष हैं वह हैं सौम्यकांति घोष। ठीक है। तो ये 4 इसमें सदस्य हैं। सदस्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। मोटा मोटा यूं ध्यान रख सकते हो, इनके सरनेम से आप इनको ध्यान में रख सकते हो कि एक है झा, एक मैथ्यू है, एक पांडा है और एक घोष है। झा, मैथ्यू, पांडा और घोष, यानी 4 इसमें क्या है? सदस्य हैं। अब एक सवाल और कि जो 15वां जो वित्त आयोग है, मैंने बताया कि भाई 15वें वित्त आयोग ने कितनी सिफारिशें की थी? राज्यों को कितना दिया जाएगा? 41% की इसने सिफारिश की थी। तो ये 41% पैसा राज्यों को दिया जाता है, वह किस प्रकार से दिया जाएगा? इसके आधार इसने सुझाए थे 6 आधार, यानी राज्यों को जो पैसा दिया जाएगा वित्त, उसके आधार क्या होंगे? तो 6 आधार इसने बताए हैं। ये आपको ध्यान रखना, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पहला जो आधार है वह है जनसंख्या। दूसरा है क्षेत्रफल। तीसरा है आय का अंतर, यानी कुछ राज्य गरीब होते हैं, कुछ राज्य क्या होते हैं? अमीर होते हैं। कुछ राज्यों की आर्थिक स्थिति ठीक होती है, कुछ की नहीं होती है। तो आय के अंतर पर भी इसका वितरण किया जाता है। एक है वन और पारिस्थितिकी। ठीक है। छठा अपन 5वां इधर देख लेते हैं। 5वां जो आधार है वह है कुल प्रजनन दर। और छठा जो आधार है वह है राजकीय अनुशासन। राजस्व अनुशासन कह सकते हो आप, राजकोषीय अनुशासन।
यानी राज्यों को ये जो 41% कर दिए जाएंगे, पैसा दिया जाएगा, वो किस आधार पर दिया जाएगा? जनसंख्या, क्षेत्रफल, आय का अंतर, वन और पारिस्थितिकी, कुल प्रजनन दर और राजकोषीय अनुशासन, इन 6 आधारों पर दिया जाता है। ठीक है, तो ये 6 आधार भी इसने सुझाए थे। तो इस तरह से हमने जो केंद्रीय वित्त आयोग है उसको पढ़ लिया है। जो प्रतियोगी परीक्षाएं, कंपटीशन एग्जाम है, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। और कोई भी टॉपिक अपन पढ़ते हैं तो वो टॉपिक अपने अपने एग्जाम के हिसाब से कितना अच्छे से पढ़ा है, उसको जांचने का जो तरीका है वह है कि पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों को हल हम कर लें। तो आज हम ये जो टॉपिक अभी अपन ने पढ़ा है, इससे रिलेटेड जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं वो अपन हल करके देख लेते हैं, जिससे अपने को ये पता चल जाएगा कि अपन ने जो ये टॉपिक पढ़ा है वह कितना सार्थक अपने लिए रहा है। तो अपन क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जैसे पहला ये जो क्वेश्चन है ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है कि वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक, वित्त आयोग कैसा है? सांविधिक नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। क्यों? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान पाया जाता है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा कथन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। बिल्कुल ये बात सत्य है। अपने पढ़ा था कि अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होता है? एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो दूसरा कथन क्या है? सही है, पहला गलत है। तीसरा कथन देखिए, वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी है। हाँ बिल्कुल सलाहकारी। तो ये अपने पढ़ा है कि भाई ये एक सलाहकारी निकाय है। ठीक है, ये सरकार को सलाह देता है और इस सलाह को मानना न मानना केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। चौथा कथन देखिए, पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। 1950। मैंने आपको क्या बताया था कि पहला आयोग 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखिए कौन से सही हैं। तो पहला और चौथा गलत है। तो 2 और 3, 2 और 3 कौन से में है? ये ऑप्शन से सही है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? 200, 250, 280। तो कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? मैंने बताया कि भाई संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। तो सही आंसर क्या है? 280। तीसरा सवाल देखिए आप कि वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला कथन क्या? आयोग में कुल 5 व्यक्ति होते हैं। बिल्कुल ये बात सच है। हमने देखा था जब इसकी संरचना पढ़ी कि वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित 5 व्यक्ति होते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। तो ये एकदम सही है। दूसरा, आयोग में कम से कम एक सदस्य हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। हाँ, जज की बात है। ठीक है, हालांकि हाँ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। तीसरा कथन देखिए, आयोग का अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, जबकि किया जा सकता है। यह कथन क्या होगा? गलत होगा। आपने पढ़ा था कि पुनर्नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है। फिर आयोग के प्रथम अध्यक्ष के संथानम नहीं थे। हमने देखा था कि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। ठीक है, तो अब अपन देख सकते हैं कौन से सही है। ये भी गलत है। हाँ, पहला और दूसरा ऑप्शन इसमें है नहीं। 2 इसमें सही होंगे। ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, चौथा। नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। अभिकथन ए, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। हाँ, ये मैंने आपको नहीं बताया, आप नोट कर सकते हैं कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और योग्यताओं से संबंधित एक अधिनियम संसद ने पारित किया था। वह है वित्त आयोग
अधिनियम 1951। ठीक है, तो इनके सदस्यों की नियुक्ति और योग्यताओं का निर्धारण वित्त आयोग अधिनियम 1951 के द्वारा किया जाता है। ये मैंने बताया नहीं था, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। नहीं, राष्ट्रपति नहीं करता, बल्कि इसके लिए क्या है, एक अधिनियम बना हुआ है। इस अधिनियम के द्वारा इनकी योग्यताओं का क्या होता है, निर्धारण होता है। दूसरा देखिए कथन, कारण अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये अपने पढ़ रखा है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अब देखिए इनमें कौन सा सही है, यानी ए गलत है और आर सही है। आंसर हो जाएगा डी, ए गलत है, आर सही है। नेक्स्ट सवाल, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है। बिल्कुल, ये अपन ने देखा, शुरू में मैंने बताया था कि वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य है ना, 4 में से, तो पहला कार्य क्या था, केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा, वित्त का विभाजन करना। ठीक है, तो किसके द्वारा होगा, वित्त आयोग के द्वारा। नेक्स्ट, वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो कितनी वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। बिल्कुल अपन ने पढ़ा है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात 5 वर्ष की अवधि के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ब। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। हालांकि ये नहीं पढ़ा अपन ने पढ़ा था 15वां का पढ़ा, 15वां का था एन.के. सिंह। हालांकि ये सवाल पुरानी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। जब 13वें वित्त आयोग का गठन हुआ था, जब ये चर्चा में रहा होगा करंट अफेयर्स में, उस समय ये सवाल पूछा गया था। तो पुराने कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो ये वैसे करने की जरूरत है नहीं। अपने को जो याद रखना है 15वें का रख लो और मैक्सिमम 16वें का। मेन तो 16वां है। 16वें के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। ठीक है, यही पूछा जाएगा। 15वें के नए के बराबर चांस है पूछने के, फिर भी याद रहे तो एन.के. सिंह 15वें के और 16वें के हैं अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया के बारे में एक विशेष बात और आप ध्यान में रख सकते हो, अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछ ले। अरविंद पनगड़िया हमारे यहाँ नीति आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, सॉरी उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष तो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के ये क्या रह चुके हैं, उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर कोई पूछ ले। तो 13वें वित्त आयोग के वैसे अध्यक्ष मैं बता देता हूं, विजय केलकर थे 13वें के। ठीक, हाँ 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष ने, हाँ 14वें का भी, क्योंकि उस समय पूछा गया था, अब पूछने की संभावना नहीं है। अभी अपने को ध्यान रखना 15वां और 16वां। 14वें वैसे वाई.बी. रेड्डी थे। हाँ, 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया, बिल्कुल ये एन.के. सिंह। ठीक है, अपन ने पढ़ा था ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। हमने पढ़ा था कि हमने पढ़ा है अभी केंद्रीय वित्त आयोग, तो मैंने आपको बताया था कि केंद्र के तरह ही, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम जो लागू किया गया, संवैधानिक संशोधन वहां किया गया, पंचायतों को जब संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो उस समय राज्य वित्त आयोग का उसमें प्रावधान किया गया था। और मैंने बताया था कि राज्य वित्त आयोग भी क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। तो बिल्कुल ये कथन एकदम सही है, राज्य वित्त आयोग भी क्या है, संवैधानिक होता है। दूसरा है कारण, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। नहीं, ये कथन गलत है, कर सकता है। हाँ, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए भी सिफारिश कर सकता है। बिल्कुल, जो 4 कार्य अपन ने देखे थे उसमें एक यही था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, ए सही है, आर गलत है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये इसकी व्याख्या कर नहीं रहा है, स्पष्टीकरण इनमें कहीं सामंजस्य बैठ नहीं रहा है। तो आंसर हो जाएगा ए सही है, आर गलत है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। हाँ, ये अपने से छूट गया था। यानी जो वित्त आयोग है वो रिपोर्ट किसको देता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी आयोग होगा वो अपनी रिपोर्ट देता है।
तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वित्त आयोग किसको रिपोर्ट देगा? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहाँ रखवाएंगे? संसद में रखवाएंगे। ठीक है, अब देखिए आप कौन रखवाएगा? तो भारत का राष्ट्रपति रखवाएगा। हाँ, वित्त आयोग की कार्य क्या है? बिल्कुल कार्य अपने पढ़े हैं अभी, तो ये सवाल अपन कर सकते हैं। पहला कार्य देखिए, भारत की संसद निधि से धन निकालने की अनुमति देना। नहीं, ये अपन ने जो 4 कार्य पढ़े थे उसमें ये कार्य नहीं था। दूसरा देखिए, प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच में बांटना। बिल्कुल ये वाला था, तो ये सही है। तीसरा, सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना। हाँ, सहायता अनुदान की ये सिफारिश करता है, तो इसको आप रख सकते हैं। संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधान के अनुसार करों की उगाही कर रही हैं या नहीं, इसकी देखरेख करना, उस पर रिपोर्ट देना। नहीं, ये इसका कार्य नहीं था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही है, ये डी आंसर हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 13, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये कोई आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि उस समय जब 12वें वित्त आयोग का गठन हुआ था उस समय ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था, तो अभी ये रिलेवेंट नहीं है। सवाल नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि एक तो जो पहला प्रथम और एक लास्ट वाला जो लेटेस्ट होता है उसका आपको ध्यान रखना है। तो पहले वित्त आयोग किसके अध्यक्षता में गठित हुआ था? मैंने आपको बताया था केसी नियोगी की अध्यक्षता। अब आइए, 15वें वित्त आयोग ने राज्यों का हिस्सा 42% से घटाकर कितना कर दिया? तो कितना कर दिया? बिल्कुल मैंने आपको ये बताया था 41 कर दिया। मैंने आपको बताया कि जो 14वां वित्त आयोग था उसने सिफारिश की थी 42%, यानी अगर 100 रुपए टैक्स का कलेक्शन हो रहा है तो राज्यों को कितना मिलना चाहिए? 42%। ठीक है, लेकिन 15वें वित्त आयोग ने मैंने बताया कि 1% कम कर दिया, और 15वें ने इसको कितना किया? 41%। क्यों किया? क्योंकि एक राज्य को खत्म कर दिया गया था, केंद्र शासित बना दिया गया था, तो क्योंकि वो केंद्र का भाग हो गया तो 1% हिस्सा किसके पास चला गया? अब केंद्र के पास में चला गया, तो राज्यों का हिस्सा कितना रह गया? 41 रह गया। तो सही आंसर है सर। हाँ, भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि प्रथम और लास्ट। तो 16वें का अपन ने जिक्र किया, कौन बनाया गया? अरविंद पनगड़िया बनाए गए हैं। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले अपन ने वित्त आयोग पढ़ा, उसका गठन प्रक्रिया सब चीजें पढ़ ली। पढ़ने के बाद में हमने जो पुरानी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए सारे देख लिए, और लगभग सारे क्वेश्चन अपने से हो रहे थे। तो इसका मतलब है कि अपन ने जो पढ़ा वो सही पढ़ा है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर अपन उपस्थित होते हैं और किसी नए आयोग को पढ़ने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।